Hello, my name is Amira. My service initiative is Step Up and Serve, and I am your new Miss Wayne County. गली न्यूज इंडिया के टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे वो अहम खबरें जिनकी चर्चा आपको नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाई देगी। इसमें खबर नंबर 9 तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। आइए शुरू करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट की पहली खबर, भारतीय रुपया 27 अगस्त 2025 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87 रुपए 77 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। 2013 में रुपए के गिरने पर बॉलीवुड सितारों ने मनमोहन सिंह सरकार की खुलकर आलोचना की थी, लेकिन अब मोदी सरकार में चुप्पी साध ली है। रुपए की गिरावट के पीछे व्यापार घाटा, ऊंची मुद्रास्फीति, अमेरिकी ब्याज दरें और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें मुख्य कारण है। 2025 में पाकिस्तान के साथ तनाव और अमेरिकी टैरिफ ने रुपए पर अतिरिक्त दबाव डाला है। 2014 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने रुपए की गिरावट पर यूपीए सरकार को घेरा था, लेकिन अब खुद की सरकार में 50% गिरावट पर कोई बयान नहीं। बॉलीवुड के सो कॉल्ड सितारे अब ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों के डर से आर्थिक मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं, जबकि पहले सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते थे। यूपीए के समय रुपए में 33% गिरावट पर हंगामा मचा, लेकिन एनडीए में 50% गिरावट पर मीडिया और सेलिब्रिटी दोनों खामोश। कांग्रेस ने मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र कर हिपोक्रेसी उजागर की, जहां उन्होंने रुपए की गिरावट को देश की तबाही बताया था। 2025 की आर्थिक चुनौतियां वैश्विक झटकों से जुड़ी हैं, लेकिन घरेलू नीतियों की आलोचना अब दुर्लभ हो गई है। अमिताभ बच्चन, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, सुधीर चौधरी जैसे कई नामचीन सितारे रुपए गिरते स्तर पर पूरी तरह खामोश है, जिस पर उन्हें तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट की खबर नंबर 2, केरल का मशहूर गुरुवायूर मंदिर इस वक्त एक विवाद की वजह से सुर्खियों में है। इसकी वजह है मलयालम बिग बॉस फेम जैस्मीन जाफर, जिन्होंने मंदिर के पवित्र तालाब की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक रील बनाई। जैस्मीन जाफर ने जैसे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया तो बवाल मच गया। हिंदू संगठन इस पर भड़क गए। मामला तूल पकड़ता देख जैस्मीन माफी मांग ली और वीडियो को डिलीट कर दिया। वहीं अब वीडियो सामने आने के बाद गुरुवायूर देवस्थानम बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत मंदिर के तालाब में पुण्यहम यानी शुद्धिकरण अनुष्ठान किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये अनुष्ठान पूरे 6 दिनों तक चलेगा, जो कई मायनों में खास होगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन पूजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। गुरुवायूर मंदिर का तालाब बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण का पारंपरिक स्नान अनुष्ठान होता है। मंदिर के नियमों के मुताबिक इस परिसर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या अन्य किसी भी तरह की शूटिंग के साथ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। इस मामले में देवास्वम प्रशासकों ने जैस्मीन के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जैस्मीन जाफर की हरकतों की वजह से मंदिर की रिवायतों का उल्लंघन हुआ है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। देवास्वम एडमिनिस्ट्रेटर ओबी अरुण कुमार ने इसे परंपराओं का उल्लंघन बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने साफ किया कि शुद्धिकरण की लागत पहले मंदिर वहन करेगा, लेकिन कानूनी तौर पर यह खर्च जैस्मीन से वसूला जाएगा। जैस्मीन जाफर एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रियलिटी शो स्टार हैं। वो इस साल बिग बॉस मलयालम सीजन 6 में दूसरी रनर अप रही। शो में उनकी बेबाकी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें पहचान दिलाई। रिपोर्ट की खबर नंबर 3, गाजा के अस्पताल में हमले की भारत ने निंदा की। गाजा में इजरायली हमलों में जान गंवाने वाले पत्रकारों की मौत पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। MEA ने पत्रकारों की मौत पर दुख जताया है, साथ ही अस्पताल पर किए गए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। भारत ने संघर्ष में हमेशा नागरिकों की जान जाने की निंदा की है। हमें पता चला है कि इजराइल के अधिकारियों ने इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी है। बता दें, 25 अगस्त को इजराइल ने गाजा के नासिर अस्पताल पर 2 हमले किए थे। इन हमलों में जान गंवाने वालों में एसोसिएटेड प्रेस और अन्य मीडिया संस्थानों के फ्रीलांसर मरियम अबू दग्गा, अल जजीरा के मोहम्मद सलामा, रॉयटर्स के लिए कभी कभार काम करने वाले फ्रीलांसर मोआज अबू ताहा और अहमद अबू अजीज शामिल थे। इजराइल की सेना, इजराइल रक्षा बलों ने नासिर अस्पताल पर हमला करने की बात स्वीकार की और कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलिस्तीनी पत्रकार संघ ने इस हमले की निंदा की है और इसे फ्री मीडिया के खिलाफ खुली जंग बताया है। इजराइल का मानना है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों में मौजूद हैं। रिपोर्ट की खबर नंबर 4, जर्मन अखबार का बड़ा दावा, क्या पीएम मोदी ट्रंप को कर रहे हैं नजरअंदाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया।
ये दावा जर्मन न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन ने किया है। अखबार में कहा गया कि ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले बयान से पीएम मोदी नाराज हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक FAZ का मतलब फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन जीटुंग है। जर्मन में जीटुंग का मतलब अखबार होता है। 25 सालों से चले आ रहे भारत अमेरिका संबंधों में तब खटास आ गई जब ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाया। इससे पहले ट्रंप ने 31 जुलाई को कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को नीचे गिरा सकते हैं। इसके बाद मोदी ने 10 अगस्त को ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में है। FAZ ने इस बात के संकेत दिए कि पीएम मोदी नाराज है और ट्रंप ने पीएम मोदी को राजी करने के लिए बार-बार कोशिश की। जर्मन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तथ्य कि भारत अभी भी बात करने से इनकार कर रहा है, ये उसके गुस्से की गहराई को दर्शाता है। अखबार ने ये भी बताया है, दरअसल पीएम मोदी वियतनाम के लीडर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुए विवाद को लेकर सतर्क हैं। ट्रंप ने वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी टो लैम के साथ एक फोन कॉल के दौरान अमेरिका और वियतनाम के बीच ट्रेड डील पर बात की, लेकिन किसी समझौते पर पहुंचे बिना ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि ट्रेड डील हो गई है। FAZ में कहा गया, मोदी उसी जाल में नहीं फंसना चाहते। FAZ की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में ट्रंप के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने भी विवाद खड़ा कर दिया था। दिल्ली के पास ट्रंप परिवार की कंपनी ने उनके नाम से आलीशान टावर बनाए। 12 मिलियन यूरो तक की कीमत वाले 300 अपार्टमेंट मई में एक ही दिन में बिक गए। लेकिन जब ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अकेले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया तो भारतीयों में गुस्सा फैल गया। रिपोर्ट की खबर नंबर 5। जम्मू कटरा नेशनल हाईवे बंद, 22 ट्रेनें रद्द, वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से 30 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में भारी बारिश की वजह से होने वाले भूस्खलन में जान गंवाने वालों की संख्या 30 पहुंच गई है। मंगलवार को जम्मू में नदियां उफान पर रही। तेज गति से आने वाली नदी के पानी से सब कुछ तहस नहस हो गया। लगातार भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। कश्मीर घाटी में भी काफी नुकसान की खबर है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया है। SSP रियासी परमवीर सिंह ने बताया कि कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 30 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश की वजह से कई अहम पुल ढह गए। मोबाइल टावरों और बिजली के खंभों समेत अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के बड़े हिस्से में टेलीकॉम सर्विस ठप हो गई है। बहुत से लोगों से संपर्क टूट गया है, इससे दिक्कत बढ़ गई है। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू श्रीनगर और किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक बाधित हो गया है। दर्जनों सड़कें अचानक आई बाढ़ के कारण बंद हो गई हैं। इस आपदा के कारण नॉर्दर्न रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 27 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि माता वैष्णो देवी मंदिर के अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कटरा शहर से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग आधे रास्ते में एक जगह भूस्खलन हुआ। जम्मू के डिफेंस जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में सेना की 3 राहत टुकड़ियां तुरंत तैनात कर दी गई हैं। वहीं प्रदेश के डोडा जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची। 10 से ज्यादा मकान पानी में बह गए थे। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से फ्लैश फ्लड के हालात में 4 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट की खबर नंबर 6। हेमंत सरकार पर लगे गंभीर आरोप, असम में मुसलमानों को टारगेट करके बेदखल किया गया। असम में मुसलमानों को निशाना बनाकर बेदखली अभियान चलाया गया जो संविधान के खिलाफ था। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के खिलाफ ये सख्त टिप्पणी की है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की 7 सदस्यों वाली एक टीम ने अपनी इस मामले पर चर्चा करने के लिए 26 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। टीम ने असम के उन इलाकों का दौरा किया था जहां हाल ही में बड़े पैमाने पर बेदखली हुई है। इसके मुताबिक जून और जुलाई के महीनों में असम के जंगल, चारागाह और सरकारी जमीनों से 3,300 से ज्यादा परिवारों को बेघर कर दिया गया। इनमें ज्यादातर बंगाली मूल के मुसलमान थे। 23 और 24 अगस्त को इस टीम ने असम के गोलपाड़ा और कामरूप जिलों का दौरा किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कार्यक्रम में इस टीम की ओर से बताया गया कि बेदखली की कार्रवाई केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए की गई, जो संविधान की भावना के खिलाफ है।
सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को कानून की परवाह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिन आदिवासियों से उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि जिस जमीन से गरीबों को हटाया गया है उसे बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया है ताकि वहां सोलर प्रोजेक्ट, सीमेंट फैक्ट्रियां और पाम ऑयल की खेती हो सके। 15 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाके में घुसपैठियों ने असमिया लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया है और अब उनका अगला लक्ष्य उत्तर असम है। उन्होंने आगे कहा, ये सिर्फ जमीनी जिहाद नहीं है बल्कि असमिया लोगों को खत्म करने का जिहाद है। सीएम ने कहा था कि 2021 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने 1,19,000 बीघा से ज्यादा जमीन खाली कराने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि तब से लगभग 50,000 लोगों को बेदखल किया गया है, जहां से उनको हटाया गया है। उस जगह की मतदाता सूची से उनके नाम हटाने का काम जिला प्रशासन को सौंपा गया है। रिपोर्ट की खबर नंबर 7। पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी के एक प्रोग्राम में मशहूर शायर, फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को बुलाए जाने पर विवाद हो गया है। जमीयत उलेमा हिंद की कोलकाता इकाई ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। जमीयत ने अकेडमी को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि जावेद अख्तर को इस प्रोग्राम में ना बुलाया जाए। चिट्ठी में मुस्लिम संगठन का कहना है, जावेद अख्तर ऐसे शख्स हैं जो धर्म और ईश्वर के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसे इंसान को उर्दू भाषा के किसी सम्मानित कार्यक्रम में बुलाना सही नहीं है। उर्दू जगत में बहुत सारे अच्छे शायर, लेखक और पत्रकार हैं जो इस प्रोग्राम में बुलाए जा सकते हैं। 25 अगस्त को लिखे पत्र में जमीयत ने अपील की कि जावेद अख्तर की जगह किसी और काबिल और सम्मानित शख्सियत को बुलाया जाए, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन वे धर्म और ईश्वर का सम्मान करने वाले हो। इस मामले में जब एक निजी मीडिया चैनल ने जमीयत उलेमा कलकत्ता के जनरल सेक्रेटरी जिल्लूर रहमान आरिफ से जावेद अख्तर को लेकर उनकी आपत्ति के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के खिलाफ बोलते रहते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग पश्चिम बंगाल की आवाम पसंद नहीं करती है। यहाँ अमन पसंद लोग हैं, एक दूसरे के मजहब का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के मजहब की इज्जत करते हैं। वो जो खुलेआम अल्लाह को बोलता है, बुराई करता है, हम लोग बंगाल की आवाम पसंद नहीं करते। हम लोग नहीं चाहते कि उनके आने से बंगाल में भाईचारे में खलल पड़े। बस इतनी सी बात है। जावेद अख्तर साहब हमें जितना गाली दे उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में बोलेंगे तो ऐसा शख्स जहां भी जाएगा वहां तो अमन की जगह खलल ही पैदा होगा ना। जिल्लूर रहमान आरिफ ने यहां तक कहा कि उर्दू अकेडमी किसी नास्तिक को भी बुलाती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि उन्होंने जावेद अख्तर के किसी खास बयान का खुलासा नहीं किया जिस पर जमीयत को आपत्ति हो। उनका यही कहना है कि जावेद अख्तर लगातार धर्म और ईश्वर के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। जमीयत ने यह भी याद दिलाया कि पहले उन्होंने बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ भी आंदोलन किया था, जिन पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ लिखने का आरोप था। उस आंदोलन के चलते तस्लीमा को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा था। जमीयत ने कहा कि अगर जावेद अख्तर को इस कार्यक्रम में बुलाया गया तो वो इस फैसले का विरोध करेंगे और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे। इस विवाद पर अभी तक जावेद अख्तर या उर्दू अकेडमी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। रिपोर्ट की खबर नंबर 8। तेलंगाना के हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक हिंदू व्यक्ति ई.ना. रवि कुमार पर अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने और उत्पीड़न के इल्जाम में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। लोग मुलजिम व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हैदराबाद के अतापुर का रहने वाला ई.ना. रवि कुमार अपने आप को रफी बताकर मुस्लिम युवतियों को टारगेट करता था। वो कॉलेज में पढ़ने वाली मासूम मुस्लिम युवतियों को पहले प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उनके प्राइवेट वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ई.ना. रवि कुमार की तीसरी मुस्लिम पत्नी ने उसके उत्पीड़न से तंग आकर पुलिस में शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक एफआईआर के बाद पुलिस की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मुस्लिम संगठनों की ओर से ऐसे मुद्दे को कई बार उठाने की कोशिश की गई है और मुस्लिम समाज को जागरूक किया गया है। नाम और धर्म छिपाकर शादी करने का मामला इससे पहले भी आ चुका है। इस घटना के बाद लोग हैरत में है कि एक हिंदू लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर 3 शादियां क्यों की और तीनों शादियां सिर्फ मुस्लिम लड़कियों से ही क्यों। मुस्लिम संगठन इस मामले को भगवा लव ट्रैप करार देते हुए मुस्लिम युवतियों से सावधान रहने की अपील की है। तेलंगाना के निजी मीडिया पोर्टल द्वारा शेयर किए गए इन दावों की सत्यता की पुष्टि गली न्यूज इंडिया नहीं करता है। रिपोर्ट की खबर नंबर 9। धार्मिक विवादों में घिरे आलिम दीन मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तार, अकेडमी भी सील।
पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और आलिम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अली मिर्जा को पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। उनका ये मामला पाकिस्तान की राजनीति और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्जा को जेहलम डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस की धारा 3 के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के जरिए इंजीनियर मिर्जा की सरगर्मियों की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने और पब्लिक सेफ्टी को खतरा होने की आशंका जताई गई थी। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय प्रशासन ने उनकी निजी एकेडमी को भी सील कर दिया, जहां वो नियमित रूप से इस्लामिक लेक्चर में हिस्सा और मजहब से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं करते थे। पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्हें 30 दिनों के लिए जेल भेजा गया है, यानी अगले 1 महीने तक वो हिरासत में रहेंगे। खास बात यह है कि ये गिरफ्तारी प्रिवेंटिव तौर पर की गई है, न कि किसी दर्ज एफआईआर या आपराधिक केस के तहत की गई है। मिर्जा पर आरोप है कि उन्होंने कई बार अपने बयानों और वीडियो में अलग अलग संप्रदायों के प्रमुख स्कॉलर्स के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने रिवायती अकीदों पर सवाल उठाते हुए दाढ़ी को सुन्नत और दीन का हिस्सा मानने से इनकार किया और संगीत को जायज ठहराया। उनके ये विचार पाकिस्तान में प्रचलित धार्मिक धारणाओं से बिल्कुल उलट है। विवाद तब और गहरा गया जब एक वायरल वीडियो में मिर्जा ने कथित तौर पर एक धर्मगुरु की कत्ल की बात कही। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि उनकी बात को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, लेकिन धार्मिक संगठनों ने इसे गंभीर आरोप माना। धार्मिक गुटों का कहना है कि मिर्जा के विचार समाज में मतभेद और धार्मिक टकराव को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं बयानों और विवादों के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खबर है कि गिरफ्तारी से पहले कुछ मजहबी पार्टियों के नेताओं ने पुलिस और प्रशासन से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसी दबाव के चलते मिर्जा के खिलाफ ये कदम उठाया गया। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान के मजहबी हलकों और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे मजहबी आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो विरोधी इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। रिपोर्ट की खबर नंबर 10। हिजाब पहनकर जीता ब्यूटी प्रेजेंट अवार्ड। अमेरिका में मुस्लिम बहन ने बदला लोगों का इस्लाम के प्रति नजरिया। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हौसलों और मेहनत की जरूरत होती है। अगर आत्मविश्वास हो तो पहचान, अकीदा और रिवायतें कभी रुकावट नहीं बनती, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अमेरिका की 25 साल की अमीरा हासवी ने इसी बात को सच साबित किया है। हिजाब पहनकर मिस वेन काउंटी पेजेंट जीतकर उन्होंने ऐसा इतिहास रचा है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। अमीरा हासवी लेबनानी प्रवासी परिवार की बेटी है और अमेरिका के डियरबॉर्न हाइट्स में पली बढ़ी है। उन्होंने हाल ही में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा किया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 2024 में अपनी लॉ डिग्री लेने से ठीक कुछ दिन पहले ही हिजाब पहनना शुरू किया था। अमीरा हासवी इससे पहले कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी थी, लेकिन बिना हिजाब के उन्होंने इनमें हिस्सा लिया था। बीते साल उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी असली रूप यानी हिजाब के साथ मंच पर उतरेंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि सुंदरता किसी पहनावे की मोहताज नहीं होती है, बल्कि आत्मविश्वास और शख्सियत से झलकती है। अमीरा ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब मिडिल ईस्ट के लोगों को, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हिजाब पहनने को एक रूढ़िवादी कट्टर रिवायत से जोड़ा जा रहा है। इन सभी लानतात को दरकिनार कर अमीरा हासवी ने अगस्त 2024 में पहली बार हिजाब पहनकर मिस वेन काउंटी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उस समय वो जीत नहीं पाई, लेकिन हार से उन्होंने सबक सीखा और खुद को और बेहतर बनाया। इस साल जब वो 10 अगस्त को रेडफोर्ड टाउनशिप के एक कैथोलिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में मंच पर उतरी तो उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें विजेता बना दिया। अमीरा ने मिस वेन काउंटी का ताज अपने नाम कर लिया और ये साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए बस जज्बे की जरूरत होती है। पेजेंट अधिकारियों का कहना है कि अमीरा अमेरिका में किसी भी स्थानीय मिस अमेरिका प्रतियोगिता में हिजाब पहनकर जीतने वाली पहली महिला हो सकती है। ये उपलब्धि न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि उन तमाम महिलाओं और लड़कियों के लिए हौसला अफजाई है जो समाज में अपनी पहचान और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिजाब की वजह से मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने वालों पर अमीरा हासवी की कामयाबी एक तमाचा है। उन्होंने अपनी जीत से ये संदेश दिया है कि सुंदरता का असली पैमाना आत्मविश्वास, मेहनत और अपनी पहचान पर फक्र करना है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अपने असली रूप में मंच पर उतरते हैं तो जीत आपके कदमों में होती है। आपकी क्या राय है इन तमाम खबरों और इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।